हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 1 मई के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है, ताकि दुनिया भर में जितने भी वर्कर क्लास है, दुनिया भर में अलग अलग इंडस्ट्रीज में जितने भी श्रमिक वहाँ पर काम करते हैं, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, उनके राइट्स के लिए आवाज उठाई जाए। इसके अलावा आज के दिन ही भारत में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी मनाया जा रहा है, क्योंकि साल 1960 में 1 मई को ही इन दोनों स्टेट्स का गठन हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट के अलग होने से पहले ये दोनों स्टेट्स कंबाइंड थी और इनको बॉम्बे स्टेट कहा जाता था। भाषा के आधार पर बॉम्बे स्टेट को डिवाइड करके गुजराती भाषा बोलने वाले पार्ट्स को गुजरात में दे दिया गया, जबकि बाकी का मराठा स्पीकिंग एरिया महाराष्ट्र में और साउथ बॉम्बे की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को कर्नाटका में शामिल कर दिया गया था। भारत की आज़ादी के बाद से ही बॉम्बे स्टेट को गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड करने की मांग स्टार्ट हो गई थी। मराठास इस मांग को लेकर ज्यादा अड़ियल थे, जबकि गुजरात को रिप्रेजेंट करने वाले लोग मांग कर रहे थे कि महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों को तो 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन बॉम्बे सिटी को यूनियन टेरिटरी घोषित किया जाए, क्योंकि उस समय बॉम्बे में कई सारे अमीर गुजराती बिजनेसमैन थे। बॉम्बे सिटी उस समय एक फाइनेंशियल हब था, इसलिए गुजराती पार्टी बॉम्बे को महाराष्ट्र को फ्री में ये सिटी देना नहीं चाहती थी, लेकिन गुजराती लोगों की डिमांड्स नहीं मानी गई और कई सालों की नेगोशिएशंस के बाद लास्ट में बॉम्बे सिटी को महाराष्ट्र की कैपिटल बनाकर महाराष्ट्र के लोगों को दे दिया गया, जो कि आज प्रेजेंट डे मुंबई सिटी है। वैसे आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है या फिर नहीं, या फिर आपको सीधा टॉप 10 अपडेट सुननी होती है? नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है मालदीव्स और भारत को लेकर। पिछले कल मालदीव्स में वहाँ के लोकल्स और भारत के नागरिकों के बीच वहाँ पर मारपीट का एक इंसिडेंट सामने आया है, जिसपे 2 भारतीय लोगों के मामूली रूप से घायल होने की रिपोर्ट्स आई हैं। ये घटना मालदीव्स में सेंट्रल पार्क की बताई जा रही है। मालदीव्स की पुलिस ने इस इंसिडेंट में एक मालदीवियन नागरिक को अरेस्ट भी किया है, जो दर्शाता है कि इस केस में दोषी कौन है। वहीं पर 2 इंजर्ड व्यक्तियों को हॉस्पिटल ले जाया गया था। ट्रीटमेंट के बाद इन दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब ये इंसिडेंट दिखाता है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने जो भारत के खिलाफ वहाँ पर एक कैंपेन चलाया था, उसके कारण मालदीव्स के लोकल्स वो भी अब भारत के लोगों से नफरत करने लगे हैं। अब आगे आने वाले सालों में हम देखेंगे कि जैसे पाकिस्तान के लोगों की आंखों के ऊपर वहाँ की सरकार और वहाँ की सेना ने धर्म की पट्टी चढ़ा रखी है, ठीक उसी तरह से मालदीव्स के लोगों को भी अब अपनी सरकार की नालायकी बिल्कुल नजर नहीं आएगी और वो अपने प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू की बातों में आते रहेंगे। आई होप कि भारत सरकार इंडियंस के साथ मारपीट का ये मुद्दा मालदीव्स की सरकार के साथ उठाए, वरना ये नहीं होगी कल को भारत में भी मालदीव्स के लोगों के साथ मारपीट हो। अब इस घटना के बाद मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आप में से कोई भी मालदीव चाह रहा है तो प्लीज खास ध्यान रखें और मालदीव जाना पूरी तरह से अवॉइड करें, वरना आपके साथ भी वहां पर मारपीट हो सकती है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। पिछले कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इलेक्शंस के फेज 1 और फेज 2 की ओवरऑल वोटिंग का डेटा रिलीज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक फेज 1 में टोटल वोटिंग 66.14% रही, जबकि फेज 2 में 66.71%। वहीं पर अगले फेज की वोटिंग 7 मई को होनी है। वैसे आप इस बार इलेक्शंस में कौन सी पार्टी को वोट डाल रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताएं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के जिस ऑफिसर ने सिख फॉर जस्टिस के हेड पन्नू की असैसिनेशन का अमेरिका में हिटमैन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसका नाम विक्रम यादव होने की बात बोली जा रही है। साथ में रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि विक्रम यादव, जो कि रॉ का एजेंट था, उसको भारत सरकार ने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है। इसी को लेकर पिछले कल भारत सरकार की भी एक स्टेटमेंट सामने आ गई है, जिसमें भारत ने अमेरिका को रिप्लाई देते हुए कहा है कि इस गंभीर मामले में जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, जिनकी इस समय कोई भी जरूरत नहीं थी। भारत ने कहा कि इस तरह की काल्पनिक और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की कोई जरूरत नहीं है और भारत इसको रिजेक्ट करता है। आगे भारत ने कहा है कि भारत ने अमेरिका की ओर से शेयर की गई सुरक्षा चिंताओं को लेकर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, इसलिए इस तरह के आरोप भारत के ऊपर ना लगाए जाएं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है टर्की और भारत को लेकर। अब टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान से अपने देश की अर्थव्यवस्था तो संभल नहीं रही है और वो चले हैं दुनिया को अपनी नेवल पावर दिखाने। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पिछले कल टर्किश नेवी का एक नेवल वॉरशिप मालदीव्स के पोर्ट के ऊपर रुका था। टर्की का कहना है कि वो अपने इस नेवल वॉरशिप को टर्की नेवी की कैपेबिलिटीज को दुनिया भर में प्रदर्शित करने और जिन देशों में ये वॉरशिप रुकेगा उन देशों के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने के लिए भेज रहे हैं। इसके अलावा टर्किश नेवी ने भी प्रेस रिलीज में बताया कि मालदीव्स के बाद अब ये टर्किश वॉरशिप बांग्लादेश में रुकेगा, उसके बाद ये कई देशों से होते हुए जापान तक जाएगा एंड जब जापान से ये वापस आएगा उस दौरान ये वॉरशिप श्रीलंका, उसके बाद भारत के मुंबई पोर्ट और उसके बाद पाकिस्तान के कराची पोर्ट के ऊपर भी रुकेगा। इसके अलावा और भी कई सारे देशों में इसकी पोर्ट विजिट होगी, लेकिन भारत का नाम थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत और टर्की की सरकार के बीच कुछ खास अच्छे रिलेशंस बिल्कुल नहीं है।
लेकिन फिर भी टर्की की नेवी का एक नेवल वॉरशिप पोर्ट कॉल के लिए भारत आ रहा है। ये दिखाता है कि भारत और टर्की के बीच अभी भी चीजें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, यानी बैकडोर डिप्लोमेसी अभी भी चल रही होगी। आज की 5th अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। पिछले कल एडमायरल आर हरिकुमार सर रिटायर हो गए हैं और इंडियन नेवी को एक नया नेवी चीफ मिल गया है, एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सर। एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सर ने नए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का पदभार संभाल लिया है और वो इंडियन नेवी के 26वें चीफ हैं। अपनी पहली स्पीच में उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकाल के दौरान इंडियन नेवी को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर कड़ा जोर देंगे, यानी इंडियन नेवी को विदेशों से हथियार परचेज ना करने पड़े, ये उनकी प्राथमिकता होगी। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत में आने वाले विदेशी टूरिस्ट को लेकर। सरकार ने पिछले साल के लिए फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स का डेटा रिलीज कर दिया है, जिसके मुताबिक पिछले साल 2023 में भारत में 92,30,000 विदेशी टूरिस्ट आए थे। डेटा के मुताबिक भारत ने अभी भी कोविड-19 से पहले वाले नंबर्स को टच नहीं किया है। साल 2019 में, यानी कि कोविड-19 से ठीक 1 साल पहले, भारत में सबसे ज्यादा 1,09,00,000 टूरिस्ट उस साल भारत आए थे। ट्रैवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी दीपक देवा सर का कहना है कि इस साल हम साल 2019 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, यानी साल 2024 में 2019 से भी ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। वैसे आपके भी मन में ये आया होगा कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से देश के टूरिस्ट आते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2023 में भारत में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। 2nd नंबर के ऊपर रहा बांग्लादेश, 3rd नंबर के ऊपर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, और फिर 4th नंबर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, और फिर 5th नंबर के ऊपर कनाडा था। इन 5 देशों से सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत आते हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर। दरअसल भारत में बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने पिछले कल आने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर भारत की टीम की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर लोगों ने अपनी नाराजगी जताना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। स्क्वाड में कैप्टन के तौर पर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, विकेट कीपर ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या जो कि वाइस कैप्टन भी हैं, उसके बाद शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। वहीं पर शुभमन गिल और रिंकू सिंह, इन दोनों को बीसीसीआई ने रिजर्व्स में रखा है। अब इस चीज को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू, इरफान पठान और हरभजन सिंह, इन जैसे कई सारे कमेंटेटर्स और आम इंडियंस इस स्क्वाड को लेकर भड़क गए हैं और मांग कर रहे हैं कि रिंकू सिंह की इस टीम में जगह बनती है, ना कि रिजर्व्स में। वैसे अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आप रिंकू सिंह को टीम में डालकर किस प्लेयर को बाहर निकालते? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। आज की 8th अपडेट आ रही है बांग्लादेश और चाइना को लेकर, एंड ये इंडिया के लिए बहुत ही बुरी खबर है। बांग्लादेश और चाइना के बीच अब मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट होने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई महीने के दूसरे हफ्ते में चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स बांग्लादेश आएंगे और दोनों देशों की आर्मीज एंटी टेरर ऑपरेशन को लेकर आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगी। अब ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब बांग्लादेश की आर्मी चाइनीज आर्मी के साथ किसी भी तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी। इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है चाइना बांग्लादेश गोल्डन फ्रेंडशिप एक्सरसाइज। आज की 9th अपडेट आ रही है एयर इंडिया को लेकर। पिछले कल एयर इंडिया ने इजराइल जाने वाली अपनी सभी फ्लाइट्स 15 मई तक सस्पेंड करने की घोषणा की है। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज से ठीक 8 साल पहले जब वहां पर लोकतांत्रिक सरकार हुआ करती थी, भारत ने उस समय अफगानिस्तान में इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम बनाया था, जिसको सलमा डैम भी कहा जाता है। तालिबान के आने के बाद वहां पर काम कर रहे सभी इंडियंस भारत वापस आ गए थे और उसके बाद से तालिबान को इस डैम को ऑपरेट करने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने उसके बाद फिर भारत से रिक्वेस्ट की थी कि भारत इस डैम को ऑपरेट करने में तालिबान की मदद करे, जिसके बाद भारत ने 2 महीने पहले फरवरी के लास्ट वीक में 4 लोगों की एक टीम को अफगानिस्तान में इस डैम की इंस्पेक्शन के लिए भेजा था। अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने तालिबान की रिक्वेस्ट मान ली है और इस इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम को ऑपरेशनल रखने में भारत सरकार तालिबान की मदद करेगी। तालिबान को जो भी टूल्स और एक्सपर्टीज चाहिए होगी, भारत सरकार उसको प्रोवाइड करेगी। वैसे भी तालिबान और अफगानिस्तान भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट है, शायद इसलिए भारत की सरकार तालिबान की मदद कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।